Part 1, Chapter Organizing for Class 12th based on CBSE syllabus reference to NCERT book। तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के जो लास्ट के कुछ हमारे टॉपिक्स बचे हैं उनको आज हम डिस्कस करते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेलीगेशन, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन है। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन का बड़े ही आसान शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो काम को बांट देना, जिम्मेदारियों को बांट देना, अपने अधिकारों को नीचे बांट देना। इसका सीधा साधा मतलब ये हुआ कि आपके पास जो पावर्स हैं, जो आपके पास अथॉरिटी है, वो आपने अपने नीचे के लोगों में बांट दी, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि आप थोड़े से हल्के हो गए। कहने का मतलब ये है कि आपको अथॉरिटी दी गई कि आप एक डिपार्टमेंट के हेड हैं। आप हेड हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, हेड ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और आपकी डिजिग्नेशन है लेट इट बी जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड सेल्स। तो आपने क्या किया कि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप सेल्स और मार्केटिंग को इम्प्रूव करेंगे, उसको बूस्ट करेंगे और कंपनी की सेल्स को बढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको बहुत से अधिकार दिए गए। उन अधिकारों को आपने क्या किया? आपके नीचे एक रीजनल मैनेजर हैं, 2 रीजनल मैनेजर हैं। एक रीजनल मैनेजर वो हैं जो मार्केटिंग पार्ट देखते हैं, मार्केटिंग एंड प्रमोशन पार्ट देखते हैं। दूसरे रीजनल मैनेजर हैं जो सेल्स पार्ट को देखते हैं। मार्केटिंग जो है वो एक प्रमोशनल एक्टिविटी है, उसी के अंतर्गत एक सेल्स आती है, यानी कि प्रोडक्ट को फाइनली बेच देना। तो 2 रीजनल मैनेजर है। तो आपने क्या किया कि आपके पास जो अथॉरिटी थी, जो आपके पास पावर्स थी, वो आपने दोनों रीजनल्स मैनेजर के बीच बांट दी। मार्केटिंग वाले से आपने कह दिया कि भाई मार्केटिंग के रिगार्डिंग में जो भी डिसीजन है वो आप लीजिए। कंपनी की ये पॉलिसी है, कंपनी के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स और रेगुलेशन के अंतर्गत ये अथॉरिटी आपको दी जाती है कि आप प्रमोशन के लिए जो ज़रूरी हो वो कदम उठाइए, लेकिन कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट होना चाहिए। इसी तरह आपने सेल्स वाले रीजनल मैनेजर को ये अधिकार दे दिए कि आप भी अपनी सेल्स बढ़ाइए, क्योंकि कंपनी का ये टारगेट है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये सेल बढ़ानी है। तो आपने क्या किया कि ये दोनों अथॉरिटीज़ आपके पास थी, जो आपने दोनों रीजनल मैनेजर्स के बीच इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इससे ये हुआ कि आप कुछ हद तक हल्के हो गए, आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां थी वो कुछ हद तक कम हो गई, राइट। तो डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। यानी कि डेलीगेशन जो है वो डाउनवर्ड ट्रांसफ़र है आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी का, फ्रॉम अ सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। इसका जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ होता है, यानी कि सबसे हायरार्की में सबसे ऊपर आदमी अपने से नीचे वाले को अथॉरिटी ट्रांसफ़र करता है, उससे 3rd नंबर वाले पे, फिर 4th नंबर वाले पे। तो जैसे जैसे हायरार्की नीचे की तरफ आती रहती है, वैसे वैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ चलती रहती हैं। रीजनल मैनेजर को अथॉरिटी ट्रांसफ़र करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, रीजनल मैनेजर एग्जीक्यूटिव्स को करेंगे। तो इस तरीके से ये अथॉरिटी नीचे की तरफ मूवमेंट करती है। मिस्टर थियो हेमन ने क्या कहा है इसके बारे में? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेरली मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। जैसा हमने कहा, कंपनी की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, कंपनीज़ ने जो टारगेट्स फिक्स कर रखे हैं, उसके अंदर रहते हुए, उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, ये क्या हुआ? रूल्स रेगुलेशंस एंड टारगेट्स क्या हुआ? वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं जिनके अंदर रह के आपको अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल करना है और उस अथॉरिटी को नीचे की तरफ डेलीगेट करना है, यानी कि नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करना है विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। ओके, तो ये हो गया एक मोटा मोटा ओवरव्यू अबाउट द डेलीगेशन या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। मतलब किसी भी डेलीगेशन के 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं वो हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये 3 वर्ड्स, ये 3 टर्मिनोलॉजी हम इस चैप्टर में कई बार रिपीटेटिव अलग अलग मूवमेंट पे, अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करते समय ऑलरेडी मोर और लेस डिस्क्राइब कर चुके हैं। अथॉरिटी मतलब आपकी पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी जिम्मेदारियां, एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब आपकी जवाबदेही।
तो एलिमेंट्स में अथॉरिटी जो है, जैसे पावर्स हैं, जो आपको पावर्स दी गई हैं, आपको डिसीजन मेकिंग जो आपको अधिकार दिए गए हैं कि आप किन किन इश्यूज़ पर और किस तरीके से आप क्या डिसीजन लेते हैं, ये आपको छूट दी जाती है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, कंपनी के टारगेट्स ये हैं, ये प्रिस्क्राइब लिमिट्स हैं। इन प्रिस्क्राइब लिमिट्स के अंतर्गत के अंदर रहते हुए आपको ये अथॉरिटी दी जाती है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, ये आपको एक पावर दे दी गई। तो यही पावर आपने अपने नीचे वाले को ट्रांसफ़र कर दी कि भाई हम आपको पावर देते हैं कि ये आपके टारगेट्स हैं, ये आपके लिमिट्स हैं, इसके अंदर रहते हुए आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ये हो गया आपका एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, यानी कि एक डेलीगेशन की अंदर की बारीकी, जिससे अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आपकी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मेन निचोड़ है, राइट। वो रहते ही रहते हैं, उनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये है कि आपने अथॉरिटी तो नीचे बांट दी, आपने पावर्स तो नीचे दे दी, पावर्स आपने नीचे ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन उनको मॉनिटर आप ही को करना है, उनको मॉनिटर आप ही को करना है, उनको कंट्रोल आप ही को करना है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने पावर नीचे ट्रांसफ़र कर दी तो आप निश्चिंत बैठ गए, नहीं, आपने डिसीजन मेकिंग दिया ताकि आप सही से उस काम को आराम से मतलब आराम से करवा सकें। ये हो गई आपकी पावर, डिसीजन नीचे लेने की आपने ताकत दे दी। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे सपोज़ करके आपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करने से आपके नीचे एक सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा है जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, जिसका काम फाइनली जाके रिटेल शॉप में सामान बेचने का या प्रोडक्ट को सेल करने का है। अब जनरली क्या है कि आपकी कंपनी का ट्रेंड है कि आप अपने जो रिटेलर्स हैं उनको 15 दिन का क्रेडिट देते हैं कि भाई ये सामान आप ख़रीद रहे हैं, आप ले लीजिए और हम आपको 15 दिन का क्रेडिट देते हैं, आप इसका पैसा हमको 15 दिन के अंदर कभी भी दे दीजिएगा, जैसे ही आपको मार्केट से पैसा मिले, जैसी मार्केट में आपका ये सामान बिके। अब सपोज़ करके एक सिचुएशन ऐसी आई कि सेल्स के बंदे ने सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास एक ऐसा रिटेलर टकराया जो बहुत ज़्यादा मटेरियल लेने को तैयार है, लेकिन वो कह रहा है कि सर मुझे 15 दिन नहीं, मुझे 20 दिन की क्रेडिट लिमिट चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा स्टॉक उठा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे 20 दिन की क्रेडिट लिमिट दीजिए, मेरी मार्केट की ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में 15 दिन में मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, लेकिन 20 दिन के अंदर मैं आपके पैसे, आपके जितने भी इन्वॉइसेस, आपके जितने भी पेंडिंग बिल्स हैं उनको मैं क्लियर कर दूँगा। तो क्या है, आपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर रखा है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जिस हायरार्की में वो एग्जीक्यूटिव आता है उसके पास ये पावर आपने ट्रांसफ़र कर रखी है कि मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, कंपनी की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स क्या है कि हमको सेल बढ़ानी है और जेन्युइन तरीके से सेल बढ़ानी है। ये जजमेंट आपको लेना है कि आदमी सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, इसीलिए क्योंकि आप डायरेक्ट मार्केट में हो, आपके मार्केट की एक्चुअल सिचुएशन आपको पता है, तो आपने मन ही मन सोचा कि हाँ आदमी जेन्युइन कह रहा है, क्योंकि वाकई मार्केट सिचुएशन ऐसी है कि इस समय बहुत ज़्यादा कैश सेल नहीं चल रही है, इस समय मार्केट हल्की सी डाउन पोजीशन में चल रही है, एनवायरनमेंट थोड़ा सा डाउन है। तो आपने खुद डिसीजन ले लिया कि हाँ ठीक है भाई, तो आप हमसे इतना मटेरियल ले लो, हम आपको 20 दिन की देते हैं क्रेडिट लिमिट। तो क्या हुआ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी था, तो उस बंदे ने फटाफट डिसीजन लिया और एक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी का, एक बहुत अच्छी सेल्स वॉल्यूम उसने बेचने में कामयाब रहा। ये तभी हुआ जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी था। अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं हुआ होता तो वो बंदा कहता भाई साहब ज़रा रुकिए, मैं ज़रा पता करता हूँ मैनेजर साहब से, मैनेजर साहब को फ़ोन करता, मैनेजर साहब को कांटेक्ट करने की कोशिश करता, मैनेजर साहब कहते यार मैं कैसे बताऊँ, रुको मैं ज़रा अपने सीनियर मैनेजर से बात करता हूँ, तो वो हायरार्की में ऊपर ऊपर जाने लगता। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सा समय बर्बाद होता है, बहुत सी एनर्जी बर्बाद होती, और काफ़ी हद तक ये चांसेस थे कि वो एग्जीक्यूटिव वो मटेरियल उस लेवल पर नहीं बेच पाता। लेकिन क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होने की वजह से उसको डिसीजन लेने की छूट दी गई थी अपनी प्रिस्क्राइब लिमिट्स के अंदर, तो उसने एक साउंड डिसीजन लिया और एक अच्छी सेल हो गई। तो एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन का पहला हो गया अथॉरिटी, दूसरा हो गया जिम्मेदारी। आपको जिम्मेदारी के साथ करना है ये, क्योंकि आपको अथॉरिटी दी गई है कि आप सेल करो, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, आप मार्केट में हो, डायरेक्ट मार्केट के टच में आप हो, रिटेलर्स के साथ आप मिल रहे हो, मार्केट की करंट सिचुएशन आपको पता है, तो ये जिम्मेदारी आपकी है। आपने डिसीजन तो ले लिया भाई, 15 दिन की कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी थी, मैं तेरे को 20 दिन दे रहा हूँ, अपने भी आप पे दे रहा हूँ, अपने डिसीजन पे दे रहा हूँ। तो अब ये जिम्मेदारी उस इंडिविजुअल एम्प्लॉई, उस इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव की हो गई कि 20 दिन के अंदर उसको क्रेडिट का पैसा कलेक्ट करना है और कंपनी को जमा कराना है।
क्योंकि वो डिसीजन उसका खुद का था। तो अब ये उसकी जिम्मेदारी हो गई, साथ में ये उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो गई, उसकी जवाबदेही भी हो गई। कल की तारीख में अगर इन केस किसी कारण से वो रिटेलर वो पैसा 20 दिन में नहीं दे पाया, या किसी कारण से अगर वो 20 दिन का डिले हो गया, अब वो उसको 25 दिन चाहिए, तो उसका जो भी पनिशमेंट है, उसकी जो भी क्रेडिबिलिटी बनती है, उसकी जो भी जवाबदेही बनती है, वो डायरेक्ट उस एग्जीक्यूटिव की बनती है। तो जिम्मेदारी के साथ क्या है, अकाउंटेबिलिटी भी है, आपकी जवाबदेही भी। और अगर जवाबदेही का ये मतलब है कि इसके साथ साथ अगर वो 20 दिन में क्रेडिट सेल को कंप्लीट करके सारा पेमेंट ले आता है, तो इस अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये हुआ, इस जिम्मेदारी का ये मतलब हुआ, तो उसका क्रेडिट भी उस एग्जीक्यूटिव को मिलेगा क्योंकि उसने डिसीजन लिया। तो अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी अगर उसके पास जा रही है, उसके ऊपर जा रही है, तो इसी के पैरेलली अगर कुछ अच्छा होता है, कुछ कंपनी के लिए बेटर होता है, तो वो जिम्मेदारी भी उसी को मिलती है, वो क्रेडिट भी उसी को मिलता है, और उससे होने वाले नफ़े नुकसान के लिए वो ही डायरेक्ट अकाउंटेबल होता है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन में आपको पावर दी जाती है, पावर के साथ साथ आपको जिम्मेदारी दी जाती है, और उस जिम्मेदारी के साथ साथ आपकी जवाबदेही भी बनती है, राइट। इस ये तीनों चीज़ जो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, जिसका निचोड़ ये है, जिसका मतलब ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को, एक सीनियर लेवल का बैठा हुआ आदमी अपनी जिम्मेदारियों को नीचे हायरार्की में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसने ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की है वो इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकता है। अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कम्स टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसने ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया है। इन केस कुछ अगर ऊंच नीच हो जाती है तो उसको वो जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। कल की तारीख में वो ये नहीं कह सकता जी मैंने तो ये अथॉरिटी रीजनल मैनेजर को दी थी, रीजनल मैनेजर ये नहीं कह सकता मैंने तो मैनेजर को ट्रांसफ़र कर दी थी, मैनेजर ये नहीं कह सकता कि मैंने एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफ़र कर दी थी। कंपनी का बैठे हुए जो टॉप मोस्ट हायरार्की में लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो अल्टीमेटली जो डिवीज़न का हेड है उसको रेस्पॉन्सिबल मानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी हम एग्ज़ाम्पल दे रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए अगर मैं ये कहूँ कि जिस एग्जीक्यूटिव ने 15 दिन की क्रेडिट पॉलिसी को एक इमरजेंसी, एक अर्जेंट केस मानते हुए, एक एक्सेप्शनल केस मानते हुए, एक रिटेलर को सेल्स वॉल्यूम बड़ी थी इसीलिए उसने 20 दिन की क्रेडिट लिमिट दी, लेकिन वो पैसा 20 दिन में नहीं कलेक्ट कर पाया, तो हेड जो आपकी टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं वो इसके लिए जिम्मेदार उस डिवीज़न के हेड को ही ठहराएंगे, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ वहीं से शुरू हुई थी। He is answerable to the pros and cons of the decision being taken by the executive level. हायरार्की में भले ही वो नीचे था लेकिन उसकी अल्टीमेट जो कहने का मतलब ये, आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सुपीरियर अपनी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी से फ्री हो गया। जिम्मेदारी एंड अकाउंटेबिलिटी अल्टीमेटली कम्स टू द सुपीरियर, राइट। तो वो उस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता कि मैंने तो काम बांट दिया था, अभी मेरी जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी आप ही की, आपने अपने काम को हल्का करने के लिए काम नीचे बांटा था, उससे अपने आप को फ्री करने के लिए नहीं, राइट। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन का क्या है, डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, अभी हमने एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि इसमें मैनेजमेंट सिस्टम जो है बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है, चीज़ों को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, कंट्रोलिंग बहुत अच्छी और आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर चुके होते हैं, पावर्स को नीचे बांट चुके होते हैं। तो एक एग्जीक्यूटिव लेवल को कंट्रोल करने के लिए, एक एग्जीक्यूटिव लेवल के डिसीजंस को मॉनिटर करने के लिए हमको यूनिट के हेड को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके इमीडिएट ऊपर जो असिस्टेंट मैनेजर है वो उनको मॉनिटर कर सकता है। असिस्टेंट मैनेजर को सीधे ऊपर का मैनेजर मॉनिटर कर सकता है, ऊपर के मैनेजर को सीधे रीजनल मैनेजर मॉनिटर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस हायरार्की में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। तो इसमें जो मैनेजमेंट सिस्टम है, पूरे सिस्टम को, पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का जो मैनेजमेंट है, जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेमवर्क है, वो बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। हमें आउटपुट बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट आउटपुट मिलते हैं
इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये एम्प्लॉय डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है। जैसे अभी हमने डिस्कशन में सुना कि हमने एक आदमी को अथॉरिटी दे दी, एक नीचे की हायरार्की में एक एग्जीक्यूटिव लेवल के आदमी को ये अथॉरिटी दे दी कि भाई तुम अपने डिसीजन खुद लो। तो इससे क्या हुआ कि आदमी के अंदर एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आया। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आने से उसने सही डिसीजन लेने की एक काबिलियत अपने अंदर डेवलप कर ली। तो क्या हुआ, इससे एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हुआ, एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बढ़ा, एम्प्लॉय का लेवल ऑफ मोटिवेशन बढ़ा। तो इससे क्या हुआ कि उसने एक सही डिसीजन लिया और आगे भी वो अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपर्टाइज जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे वो सही डिसीजन लेता रहेगा। अल्टीमेटली उसका बेनिफिट आपकी कंपनी, आपके इंडस्ट्री को ही मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी होता है। एम्प्लॉयज़ को नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, नई नई चीज़ों को समझने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर्स होती हैं। उन पावर्स को जब वो अप्लाई करते हैं तो उससे उनको एक्सपीरियंस मिलता है, उस एक्सपीरियंस से उनमें एक्सपर्टाइज बनती है। राइट, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़, जैसा अभी अभी मैंने कहा था, इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉयज़ को ये प्रेरणा मिलती है कि मुझे और काम करना है। एम्प्लॉयज़ को ये प्रेरणा मिलती है कि मुझे सही काम करना है, मुझे अच्छा काम करना है। क्यों? क्योंकि इस काम के लिए मैं जिम्मेदार भी हूँ और अकाउंटेबल भी हूँ। वरना एक जनरल मानसिकता होती है ना, काम सही हो गलत हो अपने को क्या करने का है यार, अपन तो साहब ने कहा ये काम कर दो तो मैं कर रहा हूँ, अब सही है गलत है वो साहब समझे हैं। राइट, क्यों? क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं था। लेकिन अगर साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो उसमें ये अथॉरिटी है, आप अपना डिसीजन लो, बट मुझे काम सही चाहिए, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय का जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है वो बढ़ जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है और मन से और लगन से काम करता है। साथ में दिमाग में किसी कोने में एक हल्का सा डर भी होता है कि इस काम के लिए मैं जिम्मेदार भी हूँ और मैं अकाउंटेबल भी हूँ, जिम्मेदार भी हूँ और जवाबदेह भी हूँ, तो काम मुझे हर हालत में ये सही करके देना है। तो इससे एम्प्लॉयज़ को अच्छा काम करने का मोटिवेशन भी मिलता है। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, इसमें क्या है, आगे बढ़ने के चांसेस कंपनी के और एज अ पर्सन, एज अ एम्प्लॉय वो भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको डिसीजन लेने की ताकत मिल जाती है, तो आप अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, आप अपने आप को, अपनी क्वालिटीज़ को इन्हेंस कर पाते हैं। राइट, आपकी एक्सपर्टाइज अच्छी हो जाती है, आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे हो जाते हैं। अल्टीमेटली जब आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी के रिजल्ट्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और कंपनी के गोल्स पे भी पड़ता है, वो भी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। तो अल्टीमेटली ओवरऑल इन टोटलिटी सब कुछ कंपनी में ग्रो करता है और ग्रो करने में मदद देता है। राइट, और इसके बाद आता है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। तो जो आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो मैनेजमेंट की जो हायरार्की है ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप में हेड बैठे हैं, उसके नीचे जनरल मैनेजर्स हैं, फिर मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर्स हैं। हायरार्की में अलग अलग टर्मिनोलॉजी, कंपनी टू कंपनी अलग अलग टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। तो उस हायरार्की का जो बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिस है वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऊपर से नीचे हर किसी को काम, हर किसी को पावर्स दे दी गई हैं। ऊपर वाला नीचे को देता है, नीचे वाला और नीचे को, नीचे वाला और नीचे को। तो क्या होता है, उन लोगों के बीच में एक रिलेशन बन जाता है, एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो इससे क्या होता है, जो पूरा मैनेजमेंट का एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाती है। राइट, इट बिकम द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। बेटर कोऑर्डिनेशन, इसमें कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। कोऑर्डिनेशन क्यों अच्छा होता है? क्योंकि हर आदमी के पास अपनी अपनी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ होती हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से आसानी से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। ऊपर वाला मैनेजर नीचे वाले को बोल पाता है, नीचे वाला ऊपर वाले को फीडबैक दे पाता है प्रॉपरली। तो इसमें कोऑर्डिनेशन का और एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ एक बेटर कोऑर्डिनेशन का ऑटोमेटिकली माहौल बन जाता है। इस पूरे डेलीगेशन में एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि इसमें ऊपर वाला आदमी अपने नीचे वाले आदमी को अथॉरिटी ट्रांसफ़र करता है, नीचे वाला आदमी अपने नीचे वाले को अपनी अथॉरिटी ट्रांसफ़र करता है। अथॉरिटी मतलब अपनी पावर्स, अपने अधिकारों को नीचे देता है काम को कराने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर बैठा हुआ आदमी अपनी जिम्मेदारी और अपनी जवाबदेही से फ्री हो गया, नहीं। Ultimate responsibility and accountability comes to the person sitting at the highest position who has started from where the delegation of authority has been started in that process. Okay, so डेलीगेशन का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लास्ट टॉपिक जो आपका
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन है, उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का एडवांटेज ये रहेगा कि जो भी हमारे अपकमिंग वीडियोज़ हैं, जो नए वीडियोज़ आएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। प्लीज़ कीप राइटिंग टू अस, गिव योर प्रीशियस फीडबैक। हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।